हेलो स्टूडेंट, आज हम बात करने वाले हैं हमारे क्लास 8th का चैप्टर नंबर फर्स्ट जो सिविक्स का है, द रोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द नीड ऑफ लॉस। ठीक है, अब ये चैप्टर हम स्टार्ट करें, इसमें हमको दो चीज़ बता रखी है। पहला तो ये पूछ रहे हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन का क्या रोल होता है हमारी डेली लाइफ में, और सेकेंड नंबर पे ये लोग पूछ रहे हैं कि नीड्स क्या है, लॉ की नीड्स क्या है हम लोगों को, ये चीज़ हमसे पूछ रहे हैं। ठीक है, ये हमें बताने की कोशिश करेंगे इस चैप्टर्स के अंदर। अगर हम देखें जरा, फॉर एग्जांपल आपने ऑब्जर्व किया होगा आपकी जो डेली रूटीन है, इस डेली रूटीन में आप लोगों ने देखा होगा, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप कोई गेम खेलते हो या कोई, जैसे फॉर एग्जांपल आप क्रिकेट खेल रहे हो या फिर आप ग्राउंड में कुछ गेम खेल रहे हो या फिर आप सिंपली मार्केट भी जाते हो, तो आपको सर्टन रूल्स को आप लोग फॉलो करते हो। कैसे सर्टन रूल है? जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप क्रिकेट खेल रहे हो तो आपको पता है कि अगर ये बॉल जो है इस टाइम पे लगेगा, मतलब ये जो प्लेयर है ये आउट से काउंट किया जाएगा, या फिर अगर ये बॉल सीधे बाउंड्री लाइन से बाहर जाता है या उससे दूर जाता है तो इसे आप 6 कंसिडर करोगे। तो इस तरीके से छोटे छोटे नियम सभी जगह होते हैं, राइट। तो एग्जैक्टली हम लोग जो दिख रहे हैं कि हमें पता है कि जो नियम है वो सभी जगह होते हैं। इस तरीके से हमें नियम्स की भी रिक्वायरमेंट है, और उन्हीं नियम को, जो रिटर्न नियम्स होते हैं, उसी नियम्स को हम बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशन। तो कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब क्या हो गया? अ कॉन्स्टिट्यूशन इज अ बॉडी ऑफ प्रिंसिपल्स अकॉर्डिंग टू विच अ स्टेट और एन ऑर्गेनाइजेशन इज गवर्न्ड। मतलब ऐसे नियम, ऐसे रिटर्न नियम जिसके कारण कोई ऑर्गेनाइजेशन या फिर गवर्नमेंट जो है वो अच्छी तरीके से वर्क कर सकती है। ठीक है, द कॉन्स्टिट्यूशन इज द रिटर्न लॉ। मैंने आपको बोला था ना कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? एक रिटर्न नियम, एक रिटर्न लॉ है। ठीक है, ऑफ द लैंड। ठीक है, इट इज ऑन द बेसिस ऑफ द प्रोविजंस कंटेन्ड इन अ कॉन्स्टिट्यूशन द गवर्नेंस इन अ कंट्री इज कैरी आउट। ठीक है, तो यही वो नियम है जिसके थ्रू, जिसकी हेल्प से पूरी कंट्री के अंदर इजीली सारी चीजों को मैनेज किया जा सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल हम लोगों ने क्रिकेट का जो एग्जांपल लिया था, वहां पे हम लोगों ने देखा था कि हमें वहां पे भी नियम की रिक्वायरमेंट है। अगर सोचो जरा थोड़ी देर के लिए, अगर कोई नियम ना होते तो हम कैसे काउंट कर सकते हैं कि ये जो किसी प्लेयर ने जो शॉट मारा है ये 4 है, या किसी प्लेयर ने जो शॉट मारा है वो 6 है, तो ये भी हम क्लियर नहीं कर सकते। इसीलिए हम लोगों को क्या रिक्वायरमेंट थी? इसीलिए हम लोगों को रिक्वायरमेंट थी कि कोई फिक्स्ड नियम हो जिसको सभी लोग फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, हम यहाँ पे देखते हैं तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या कह रहा है? कॉन्स्टिट्यूशन गिव अस वाइटल इंफॉर्मेशन अबाउट द कंपोजिशंस ऑफ द गवर्नमेंट। इट डिस्क्राइब इन डिटेल द डिफरेंस ऑर्गन दैट comprised government. As a result, we came to know about the legislature, the executive and judiciary. अब देखो जरा, कॉन्स्टिट्यूशन इसके अलावा हमें और कुछ चीज की भी रिक्वायरमेंट होती है, जो हम लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है उसे बहुत ही अच्छी तरीके से इम्प्लीमेंट करने के लिए। तो हम लोगों को यहाँ पे 3 वर्ड जो है, जो फर्स्ट टाइम सुनने को शायद आपने इससे पहले भी सुनेंगे प्रीवियस क्लासेस में, लेजिस्लेटर, द एग्जीक्यूटिव एंड द जुडिशरी। इन तीनों का मतलब क्या हुआ मैं आपको यहाँ पे डिटेल में बता देता हूँ। लेजिस्लेचर का, देखो कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब हो जाता है कि रिटर्न नियम, जो नियम लिखे हुए हैं, जो नियम हम लोगों ने बनाए। अब सोचो जरा, हम लोगों ने नियम तो बना दिए, अब उस नियम को बनाने वाला कौन है, या वो नियम कौन बनाएगा, कौन डिसाइड करेगा? तो नियम बनाने के लिए हम लोगों ने जिन पर्टिकुलर ग्रुप्स को बोला जाता है, या जो पीपल्स होते हैं, उनको हम बोलते हैं लेजिस्लेटर। अगर इंडिया का मैं एग्जांपल में बताऊं तो हमारे यहाँ पे जो पार्लियामेंट होता है, उस पार्लियामेंट में आप लोगों ने देखा होगा जो हाईली एजुकेटेड, जो हमारे नेता लीडर्स होते हैं, ये लोग बैठ के नियम बनाते हैं कि नहीं? तो एग्जैक्टली यही था। लेजिस्लेटर का मतलब हो गया कि वो लोग जो बैठ के नियम बना रहे, डिसाइड कर रहे हो, दैट मीन्स कि हमारे लेजिस्लेटर कहलाते हैं। एग्जीक्यूटिव्स का मतलब क्या होता है कि फॉर एग्जांपल जो नियम तो बना दिए इन लोगों ने, अब उस नियम को इम्प्लीमेंट तो कराना पड़ेगा। जैसे आप लोगों ने देखा होगा लॉकडाउन के अंदर मोदी जी ने सभी से बोला था कि आप घर से बाहर ना निकले, लेकिन लोग फिर भी घर से बाहर निकले थे। मतलब नियम बन गया था कि आपको घर से बाहर ना निकलना है, और फिर भी लोग निकल रहे हैं। तो उसको इम्प्लीमेंट कैसे कराया था आप लोगों को पता होगा। लॉकडाउन में जो लोग बाहर निकले हैं उनको बहुत डंडे भी पड़े, और कहाँ कहाँ डंडे पड़े ये आप लोगों को सभी को पता ही होगा। ठीक है, तो ये होता है एग्जीक्यूटिव का काम, मतलब जो है उसे किस तरीके से अच्छी तरीके से है, जो नियम बने हुए हैं उसे इंप्लीमेंट करवा रहे हैं उस नियम्स को। एंड थर्ड नंबर की जुडिशरीज की बात करें तो जुडिशरीज का मतलब ये होता है कि जो नियम बन गए हैं उनको पालन कौन करा रहा है? एग्जीक्यूटिव जो है करा रहे हैं, जिसको हम आईएएस या आईपीएस ऑफिसर भी बोल सकते हैं। अब इन नियम बनने के बाद अगर फॉर एग्जांपल हमें लगता है कि ये पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ द पीपल ने उस नियम को फॉलो नहीं किया है, तो उसके अगेंस्ट हम लोगों को क्या करना पड़ेगा? उसके अगेंस्ट हमें लोगों को रिक्वायरमेंट रहेगी कोई लीगल एक्शंस की, कि अगर उसने कुछ क्राइम किया है तो उसको क्या पनिशमेंट दे,
तो ये हियरिंग कौन करेगा, ये सारी की सारी सुनवाई कौन करेगा, ये सब जो डिसीजन लिया जाता है वो हमारे यहाँ पे जज करता है और उसी को हम बोलते हैं जुडिशरी सिस्टम। तो अभी हम लोगों ने एक चीज पढ़ी कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, तो कॉन्स्टिट्यूशन में वापस रिपीट कर देता हूँ, कॉन्स्टिट्यूशन एक रिटर्न सेट्स ऑफ लॉ है जो सभी लोगों को एज अ मेजोरिटी ऑफ द कंट्री जितने भी लोग हैं ईच एंड एवरी पर्सन को सभी को उस चीज को फॉलो करना पड़ता है, जो भी नियम इस कंट्री के अंदर है उन बेसिक नियम्स के साथ ही हम हमारी लाइफ को आगे जीते हैं। ठीक है, अब आगे हम बात करते हैं, जो हमको नेक्स्ट टॉपिक दे रखा है वो क्या दे रखा है, चेंजेस इन कॉन्स्टिट्यूशन। अब देखो जरा, कॉन्स्टिट्यूशन तो हम लोगों ने बना दिया, अगर आपको लोगों को याद होगा हम लोगों ने जो कॉन्स्टिट्यूशन बना था ये कब फोर्स में आया था, इट केम इनटू द फोर्स ऑन 26 जनवरी 1950। दैट मीन्स कि जो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन बना था, हम देखो वी गॉट अ फ्रीडम फ्रॉम 47 में हम लोगों को फ्रीडम मिली थी फ्रॉम द ब्रिटिशर्स। ठीक है, और हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन बन के रेडी कब हुआ था, ये रेडी हुआ था 26 जनवरी 1950 में, मतलब इतने टाइम बाद हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था। अब ये कॉन्स्टिट्यूशन बन गया है, इस कॉन्स्टिट्यूशन को बनने के बाद क्या हुआ कि उस समय सोचो जरा, ये जो हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन बना था ये लगभग 50 साल पहले बना हुआ, आज से 70 साल पहले बना हुआ है। अब वो कॉन्स्टिट्यूशन बनने के कारण उसमें बहुत सारे चेंजेस की रिक्वायरमेंट भी होना ऑब्वियस सी बातें हो सकती है, क्योंकि उस समय के रूल्स या उस समय की कुछ चीजें हो सकती है जो आज के लिए इंप्लीमेंट नहीं की जा सकती है, तो इस तरीके से हम कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर चेंज भी कर सकते हैं। तो ये चेंज कैसे होता है, इस चेंज को हम बोलते हैं, जो चेंज करने का प्रोसेस होता है, द प्रोसेस वेयर by a change be brought about in a constitution is mentioned in a constitutions itself. Changes in the constitution are made through a process known as amendment. जो कॉन्स्टिट्यूशन की प्रोसेस होती है, या मैं सिंपल लैंग्वेज बताऊं, जो कॉन्स्टिट्यूशन में जो चेंज करना होता है या हमें कुछ भी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर चेंज करना है, उस पूरी प्रोसेस को हम बोलते हैं अमेंडमेंट। मीन्स कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर अमेंडमेंट किया जा रहा है। ठीक है, ये चीज हम लोगों ने समझी। थर्ड अगर हम बात करें, जो हमारा आज टॉपिक जिस पर हम डिस्कस करेंगे वो है प्रीएम्बल। प्रीएम्बल्स का मतलब क्या होता है, प्रीएम्बल का मतलब ये होता है कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन अगर आप लोग देखेंगे, उसका जो एक बुक है, उस कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर जो फ्रंट जो पेज है, जिसको हम बोल सकते हैं सिंपल लैंग्वेज में, जो उसका इंट्रोडक्शन दे रहा है कि कॉन्स्टिट्यूशन है और इसमें किस बारे में क्या क्या राइट्स या क्या क्या डिक्लेरेशन दिए गए हैं, उस फर्स्ट पेज को हम बोल सकते हैं प्रीएम्बल। वापस से समझो जरा, जैसे फॉर एग्जांपल कोई बुक है और उस बुक का जो बिल्कुल शॉर्ट डिस्क्रिप्शन जो बता सके कि ये पूरी बुक जो है इस टॉपिक को डिस्कस कर रही है, इन सारी चीजों को इसमें हम कंसर्न करेंगे, उसको हम बोल सकते हैं यहाँ पे शॉर्ट में जो डिस्कशन किया जा रहा है, या जो पूरा हमको उस बुक के बारे में डिटेल, जो पूरी बुक हमको पढ़ना ना पड़े, सिर्फ एक फर्स्ट पेज के हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि ये क्या चीज है, उसको हम बोल सकते हैं यहाँ पे प्रीएम्बल। ठीक है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का प्रीएम्बल भी, इस प्रीएम्बल के अंदर अगर हम देखेंगे जरा यहाँ पे, तो बहुत सारी चीजें इसके अंदर दे रखी है। जो इसका बेसिक एम था ना इस कॉन्स्टिट्यूशन का, अगर हम बात करें जो प्रीएम्बल का, तो इसका पर्पस ये था कि हमें ये पूरा नेचर या डिस्क्राइब करता है कि हमारा जो कंट्री है, जो स्टेट से किस तरीके से, जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे लिखा हुआ है बुक में, इंडिया इज अ सॉवरेन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास जो फर्स्ट वर्ड आ रहा है इंडिया इज अ सॉवरेन, इसका मतलब ये हो जाता है कि इंडिया जो है एक ऐसी कंट्री है जिस एक इंडिपेंडेंट कंट्री है, मतलब उस कंट्री के ऊपर किसी का भी कोई राइट नहीं है। ठीक है, वापस से बोल देता हूँ, देखो सॉवरेन का मतलब क्या होता है, नॉट कंट्रोल्ड बाय एनी अदर कंट्री और इंडिपेंडेंट कंट्री, मतलब ऐसी कंट्री है हम कि हमको कोई और कंट्री कंट्रोल नहीं करता है। तो ये चीज हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दे रखी है। और सोशलिस्ट की बात करें मतलब हम एक समाजवादी तरीके से लोग हैं, सेक्युलर्स की बात करें मतलब हम लोग धर्मनिरपेक्ष, हमारे यहाँ पे सभी रिलीजन्स के लोग अपनी प्रैक्टिसेस कर सकते हैं, किसी के लिए कोई रोक टोक नहीं है। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक की बात करें तो रिपब्लिक का मतलब ये होता है बेटा कि जो हमारे यहाँ के जो लीडर्स रहेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल जो हमारे देश के प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति या जो भी लोग होंगे, ये इलेक्टेड होंगे पीपल्स के थ्रू, ये उन्हीं के रिप्रेजेंटेटिव के थ्रू इलेक्टेड होंगे। ये ऐसा नहीं है कि ये डायनेस्टिक सिस्टम चलेगा कि एक बार अगर कोई प्रधानमंत्री बन गया तो नेक्स्ट प्रधानमंत्री उन्हीं का सन, उन्हीं का लड़का या उन्हीं की फैमिली से बिलोंग करेंगे। तो इस तरीके से चीजों को हम बोल सकते हैं रिपब्लिक। रिपब्लिक का मतलब होता है कि जो हाईली जो गवर्नमेंट के जो पोस्ट है या जो गवर्नमेंट के हेड्स रहेंगे वो सारे इलेक्ट हो सकते हैं, कोई भी कॉमन पर्सन भी, अगर उनके पास मेजोरिटी होती है। तो ये प्रीएम्बल्स का मतलब समझ में आ गया। प्रीएम्बल्स का मतलब ये हुआ कि कॉन्स्टिट्यूशन का जो फ्रंट पेज बोल सकते हैं शॉर्ट लैंग्वेज में। ठीक है, अब हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो है कि व्हाई आर लॉज रिक्वायर्ड। लॉज की रिक्वायरमेंट क्या है, नियम की जरूरत क्यों होती है हम लोगों को।
देखो जरा, अगर मैंने आपको पहले भी एग्जांपल दिया था हमारे क्रिकेट का, क्रिकेट में आप लोगों ने देखा था कि नियम बहुत रिक्वायरमेंट है। आप सोचो जरा, अगर हम रोड पे चल रहे हैं और रोड पे भी अगर कोई नियम ना हो तो कितनी प्रॉब्लम आ सकती है। कोई गाड़ी किसी भी डायरेक्शन से लेके आ सकता है और इवन आपके ऊपर भी गाड़ी चढ़ा सकता है। पॉसिबल है, आप इधर रोड से जा रहे हो और सामने वाला गाड़ी इधर से लेके आ गया, आप उसे कुछ बोल नहीं सकते। क्यों नहीं बोल सकते? क्योंकि आपने कहा ऐसा कोई नियम ही नहीं है। तो नियम होना चाहिए। और आप लोगों ने डेली लाइफ में देखोगे तो बहुत सारे नियम है। ट्रैफिक का नियम है, जैसे फॉर एग्जाम्पल रेड लाइट पे आप लोगों ने देखा था हम लोगों को रुकना पड़ता है, ग्रीन लाइट पे हम जा सकते हैं। हम लोग, अगर आप लोग देखेंगे, नॉर्मली लेफ्ट हैंड साइड पे गाड़ी चलाते हैं, ठीक है। और अगर हम आगे बात करते हैं तो कुछ और नियम्स की, जैसे फॉर एग्जाम्पल क्रिकेट के मैंने आप लोगों को नियम बनाए। स्कूल्स में भी आप लोगों ने देखा होगा बहुत सारे सर्टेन रूल्स होते हैं कि आपको इतनी बजे से इतनी बजे तक क्लास रहेगी। तो ये सारे जो नियम्स बनाने का रीज़न क्या है? इस रीज़न ये है कि एक जैसे सभी लोग इसको फॉलो कर सकते हैं और आपस में रहना बहुत ईजी हो जाता है। देखो जरा, आपको और पता है कि हमारी सोसाइटीज के अंदर बहुत अलग अलग तरीके से लोग लिखते हैं। एंड ये जो सारे लोग हैं अगर एक साथ रह रहे हैं या इन लोगों के साथ भी कोई ऐसा अनजस्टिस या कोई ऐसी प्रैक्टिसेस ना हो जाए जो गलत हो, उसलिए भी उन सारे रीजन से भी तो हमें नियम बनाने पड़ेंगे। सही है कि नहीं सही है? सोचो जरा, अगर यहाँ पे कोई ऐसा रीजनेबल हम लोगों को कोई ऐसा एक्सप्लेनेशन ना मिले कि इन लोगों के साथ जो इनजस्टिस हो रहा था, इन लोगों के साथ जो गलत हो रहा था, कुछ गलत ऐसी प्रैक्टिसेस थी, अब उनको स्टॉप कैसे किया जाए, उन सारे रीजन के लिए भी हम लोगों को नियम की रिक्वायरमेंट होती है। तो यही रीजन है हम लोगों का यहाँ पे नियम बनाने का भी और इसका रखने का भी। ठीक है, अब हम देखिए जरा, द गोल ऑफ द कंस्ट्रक्शंस इन टू इंश्योर द जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिकल एंड पॉलिटिकल इक्वलिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी। क्या कह रहे हैं ये कह रहा है कि जो नियम बनेगा, उस नियम बनने का मेन बेनिफिट ये है कि जितने भी लोग हैं उन सभी लोगों के साथ जो इनजस्टिस होता है, इनजस्टिस मतलब किस फॉर्म में, जो जस्टिस नहीं हो रहा होगा, जैसे फॉर एग्जांपल सोशल लेवल पे कोई इनजस्टिस होगा उनके साथ, या इकोनॉमिक सोशल लेवल पे मतलब क्या हो गया, जैसे पहले ये होता था, आज से बहुत, अभी तो नहीं होता है, पहले होता था कि जितने भी जो हाई कास्ट, जिसको हम बोल सकते हैं ब्राह्मण जो होते थे, वो ब्राह्मण लोग, जो शेड्यूल कास्ट जिसको मैं बोल सकता हूँ, जैसे आप लोगों ने सुना होगा हरिजन, इन लोगों अगर कभी इन्हें टच भी कर देते थे या इनके पानी पीने की जो व्यवस्था होती थी ये भी अलग होती थी। मतलब एक कुआ ब्राह्मण के लिए अलग है, यहाँ से वो पानी भरेगा, बाकी जो कुआ है वो अदर कास्ट जो है, स्पेशली जो छोटी जाति के है, वो लोग वहाँ से अलग पानी भरेंगे। इस तरीके से नियम होते थे। ये जितनी भी इनजस्टिस की जो प्रैक्टिसेस होती थी वो ये सोशल लेवल पे हो गया। इकोनॉमिकल लेवल पे भी हो सकता है कि इन लोगों को हम वर्क देंगे, काम इनको नहीं देंगे। पॉलिटिकली लेवल पे हो सकता है कि स्पेशली देश के जो बड़े पोस्ट हैं या जो हायर पोस्ट है उस पर सिर्फ ब्राह्मण लोग ही आ सकते हैं। तो इस तरीके से जो भी इनजस्टिस होगा ये, तो उन सारे इनजस्टिस की बात यहाँ पे जो इक्वलिटी लाने की जो कोशिश की जाएगी वो इन लॉ के बेसिस पे की जाएगी। ठीक है, तो ये हमें एक रीजन समझ में आया कि लॉ की रिक्वायरमेंट क्या होती है। अगर हम देखें जरा, हमारे इंडिया के अंदर ऐसे बहुत सारे नियम बने हुए, बहुत सारे राइट्स बने हुए जो किसी भी इंडिविजुअल के जो फंडामेंटल राइट्स होते हैं अगर उसको तोड़ा जाएगा या ब्रेक किया जाएगा तो उसके अगेंस्ट जैसे बहुत सारे राइट्स बने हुए। जैसे फॉर एग्जांपल प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स 1955, सिविल राइट्स जो हम लोगों का अधिकार है। अगर वहीं हम बात करें, जैसे मैंने आपको बताया था ना, हमारे यहाँ पे अगर बात करें ST/ST के लोग हैं और अगर ST/ST के लोगों के साथ कहीं अगर कुछ इनजस्टिस होता हो तो उन लोगों के लिए भी एक नियम बना हुआ है। वो कौन सा है? शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स, जिसको हम बोलते हैं प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटी एक्ट 1989। ठीक है, ये एक्ट का रीजन ही यही था कि अगर कहीं भी या किन्हीं भी ST/SC लोगों के साथ अगर कुछ गलत होता है समाज में तो उनको एक एक्स्ट्रा प्रायोरिटी दी जाती है। अब क्या है इस नियम के अंदर, मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ ताकि आपको ये समझ में आ सके। जैसे फॉर एग्जांपल मैं हमारे यहाँ का एग्जांपल लेता हूँ झाबुआ का ही। झाबुआ में आप लोगों ने देखा होगा कि हमारे यहाँ पे जो है ST के बहुत सारे लोग हैं, ठीक है, जिनको हम आदिवासी बोलते हैं। अब इस एट्रोसिटी जो है हमारा ये ST/SC जो एक्ट है, इस एक्ट का मतलब क्या है? अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे झाबुआ में अगर कोई आदिवासी जो है और उनका अगर किसी नॉर्मल जर्नल पर्सन के साथ अगर कोई फाइट हो जाता है तो उसका जो केस होगा कोर्ट के अंदर वो इस एक्ट के थ्रू जाएगा। उस एक्ट के अंदर जाने के कारण क्या होगा कि जो जर्नल पर्सन है उसको इमीडिएटली जेल के अंदर जाना पड़ता है और ये जो यहाँ पे जो क्राइम होता है ये नॉन बेलेबल होता है, मतलब उसको जेल में जाएगा और ये इसको जब बेल कहाँ से मिलेगी, इसको बेल मिलेगी मजिस्ट्रेट के थ्रू। वो इन्हें रिलीज कर देगा या छोड़ सकता है कि वो डिसाइड करेंगे कि इसे जेल में रखना है या आगे नहीं रखना है। तो इस तरीके से ये जो केस और होता है इस एक्ट के थ्रू होता है, तो इनको एक एडवांटेज मिलता है इस एक्ट के अंदर।
इसके अंदर और क्या जो रहता है एसटी के अंदर, अगर मान लो कि कोई सामान्य पर्सन, सामान्य व्यक्ति इन आदिवासी जो है एसटी लोगों को या एसटी लोगों को उनके अगर मंदिर जाने से रोकता है या उनके धार्मिक कार्यक्रम करने से रोकता है या उनके किसी भी तरीके से परेशान करता है, वो मानसिक तौर पे हो सकता है, वो शारीरिक तौर पे हो सकता है, मेंटली या फिजिकली लेवल पे हो सकता है। सो ये जो एक्ट है इट विल गिव अ फ्रीडम, ये इट विल गिव अ बेनिफिट फॉर देम, ये उन लोगों को एक फ्रीडम भी देता है, एक बेनिफिट भी देता है, जिससे वो कोर्ट में जाके या पुलिस स्टेशन में जाके अपनी कंप्लेन को दर्ज करा सकते हैं। इसी तरीके से जैसे फॉर एग्जांपल एक जो हम लोगों के पास जो दिख रहा है एक्ट और है जो स्पेशली वुमेन्स के लिए है, वहीं हम बात करें इस तरीके से बहुत सारे जो लॉज और नियम बने हुए हैं। ठीक है, आगे अगर हम बात करें जैसे एक और एग्जांपल मैं आपको यहाँ पे डिस्कस करता हूँ। एक और जो प्रोहिबिटेड जो एक बना हुआ है, डॉवरी से रिलेटेड प्रोहिबिटेड एक्ट है 1961 में, जिसका पर्पस ये था कि दहेज प्रथा जो है, दहेज देना जो है वो पूरी तरीके से या दहेज को मांगना पूरी तरीके से इनलीगल है। अगर कोई भी इसकी रिक्वायरमेंट करता है, ऐसे मानता है, तो उसके अगेंस्ट कोर्ट में केस हो सकता है और उसे जेल जाना पड़ सकता है। तो इसके कारण क्या हुआ कि बेटा बहुत सारे लोगों का जो पहले बर्डन होता था दहेज देने का, कि शादी करना है तो बेटे को बहुत सारा दहेज देना है, ये सारी चीज़ें अब रुक जाती है, बहुत हद तक कम हो जाती है। मैं ये नहीं कहता हूँ कि ये खत्म ही हो गई है, अभी भी सोसाइटीज़ के अंदर इस तरीके से बहुत सारे लोग हैं जो इस तरीके की डॉवरी की मांग रखते हैं, डिमांड रखते हैं, बट कहीं ना कहीं ये पहले से बहुत हद तक रिड्यूस हो गई है। पहले अगर मैं बात करूँ ये 90% होता था, अब शायद कुल मिला के 5 या 10% ही है मार्केट या सोसाइटी के अंदर। वहीं अगर मैं एक और जो रॉन्ग प्रैक्टिसेस बोल सकता हूँ जो होती थी पहले, वो कौन सी थी? सती प्रथा एक ऐसी प्रैक्टिसेस होती थी जिसके अंदर वेयर वुमन बर्न देमसेल्फ ऑन द फ्यूनरल प्रायर ऑफ देयर हस्बैंड, मतलब जो स्पेशली जो वुमेन्स होती थी वो उनके हस्बैंड की डेथ होने पे जो उनकी जो चिता जलती है, फायर मीन्स वही होता है जो उनकी चिता जल रही है, उस चिता के ऊपर वो खुद लेट जाती थी और वहां पे मर जाती थी। तो ये जो सिस्टम होता था इसको बोलते हैं सती प्रथा, और इस पे पूरी तरीके से गवर्नमेंट ने बैन लगा दिया है और इस नियम बनने के कारण, और अब ये पूरे हमारे इंडिया में कहीं नहीं होता है, मुश्किल से शायद एक आधी कभी आप लोगों को सुनने में आ जाए, बट ये पूरी तरीके से बैंड और इंडिया में नहीं होता है कहीं भी। ठीक है, ये कहाँ हुआ, कैसे हुआ? ये जो कमीशन था जो सती का, ये 1987 में इंट्रोड्यूस किया गया था। ठीक है, और ये जो सबसे पहले अगर हम बात करें ये देलोरा जो है राजस्थान के अंदर 1869 के अंदर, वहाँ पे हम लोगों को इस चीज़ का देखने को भी मिला था। तो ये इस तरीके से ये नियम हो गया। अगर हमारा जो थर्ड पेज है यहाँ पे हम बात करें तो यहाँ पे हम लोगों को बहुत सारे प्रोहिबिटेड इन डिसेंट प्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन, इसमें इसके लिए एक नियम बने हुए हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर कहीं भी किसी जगह पे वुमन का, स्पेशली महिलाओं का कहीं पे प्रिंटिंग में या फिर कहीं इमेज में या कहीं किसी भी जगह के इनडिसेंट तरीके से अगर उन्हें रिप्रेजेंट किया गया है या किसी एडवर्टाइजमेंट में भी, तो वो भी उसके लिए अगेंस्ट कोर्ट में जाके केस कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर किसी वुमन का इन डिसेंट मतलब सही तरीके से, या सही अच्छा फोटो ना समझना, सही तरीके से अगर उसका फोटो या सही तरीके से रिप्रेजेंट नहीं किया गया, वो हो सकता है चाहे मूवी हो, तो उसमें भी वो कोर्ट में केस कर सकते हैं। आगे हम बात करें, एक और चीज दिख रहा है जो हमारे यहाँ पे जो सेक्स रेशो था। अगर सेक्स रेशो का मतलब ये होता है कि पर थाउजेंड्स पे कितने मेन या फीमेल है। जैसे अगर अभी इंडिया की बात करें, मैं अप्रोक्सीमेटली बोल रहा हूँ, हमारे यहाँ पे क्या है कि पर 1000 आदमी पे, मैन पे लगभग शायद 924 वुमन है हमारे यहाँ पे। ठीक है, वहीं अगर मैं हरियाणा की बात करूं तो हरियाणा में से शायद ये फिगर 800 के आसपास आता है, 850 के आसपास आता है। तो ये शो हमें ये करता है कि हमारे यहाँ पे जो वुमन है, वुमन की जो पॉपुलेशन है एज कंपेयर टू मैन बहुत ही कम है। ये चीज़ हमें यहाँ पे बताता है। ठीक है, सो ये भी एक हमें एडवांटेज देता है इस चीज़ को। इन सारी चीज़ों को पहले क्या होता था कि ये जो वुमन स्पेशली क्या होता है कि एक मेडिकल में एक टर्म में एक फैसिलिटीज़ होती थी कि वो एक डायग्नोस्टिक टेक्निक होती है जिसमें वो क्या करते हैं कि वो चेक कर लेते हैं कि किसी भी वुमन जो है, जो अभी एट प्रेजेंट न्यू बेबी को बर्थ देने वाले हैं, तो इनके ये मेल है या फीमेल है, ये कौन है, इसकी चांसेस क्या है, उसको चेक कर सकती थी। जो इस तरीके से डायग्नोसिस जो टेक्निक्स होती थी, इसको रोकने के लिए क्या हुआ, एक एक्ट आया था जिसको बोला जाता है रेगुलेशंस एंड प्रिवेंशन ऑफ मिसयूज।
PNDT एक्ट 1986 में। और ये एक्ट क्या है? द एक्ट वॉज पासेस बाय द पार्लियामेंट। दिस एक्ट बैन्स सेक्स डिटर्मिनेशन टेस्ट। ये क्या कर रहा था टेस्ट? ये करता है कि जो भी सेक्स का डिटर्मिनेशन जो कराने का जो टेस्ट किया जाता था उसको ये पूरी तरीके से प्रोहिबिट किया जाता है, बैन किया जाता है। इन सिचुएशन अगर कोई लॉजिकली कोई पेन हो रहा है या कोई रिक्वायरमेंट है किसी वुमेन्स को तो ही वो इसे यूज कर सकते हैं, अदरवाइज ये चीज मना है। ठीक है, तो ये जो था ये 96 के अंदर एक्ट बना था, तो ये भी एक एडवांटेज देता है, बेनिफिट देता है सोसाइटी के अंदर। ठीक है, आगे हम बात करते हैं तो इस तरीके से जो फर्स्ट जो PNDT एक्ट के अंदर जो केस आया था, क्योंकि हम लोगों ने देखा ये 97 में तो फोर्स में आ गया था, बट इसका जो रिलेटेड जो फर्स्ट केस आया था वो कब आया था? इसका जो फर्स्ट केस आया था इस एक्ट के बनने के लगभग बहुत सालों बाद, मैं बोल सकता हूँ अप्रॉक्सीमेटली लगभग 9 ईयर्स के बाद ये चीज आती है। तो 29 मार्च 2006 के अंदर पहली बार इस तरीके से जो केस था इस PNDT एक्ट के अंदर हम लोगों को कब नोटिस में आया था? ये आया था हमें हरियाणा के अंदर जो हुआ था, और ये 2006 में। और इस केस के अंदर क्या हुआ कि जो डॉक्टर थे उनको सजा मिली गई, जो स्पेशली जो 3 वुमेन्स का उस डॉक्टर ने जो चेक किया था, जो टेस्ट कराया था, उन्हें भी सजा मिली गई। टोटल 5,000 रुपीज़ का जो है उन्हें पनिशमेंट भी देना पड़ा, और 2 साल के उन लोगों को सजा भी मिली। तो एक एडवांटेज हो जाता है इस तरीके से नियम होने का। अब आप लोगों के माइंड में ये आ रहा होगा कि सर इस कॉन्स्टिट्यूशन का रोल क्या है और कैसे अथॉरिटी डिसाइड करेगी कि कौन है जो नियम बना सकेगा, कौन इस नियम को डिसाइड करेगा। ठीक है, तो मैं बता देता हूँ। देखो लेजिस्लेचर क्या होते हैं? लेजिस्लेचर मीन्स मैंने आपको पहले ही बताया था, जो नेता लोग होते हैं वही सारे लोग इन नियम्स को बनाते हैं, जिसको हम बोलते हैं सिंपल लैंग्वेज में पार्लियामेंट के अंदर। अगर जो नियम बने हुए हैं नॉर्मली इट्स अ लॉ, इट्स अ डेट लेटर अंटिल इट इज पुट इनटू अ प्रैक्टिस। ठीक है, अगर जो नियम बन भी गए हैं बट अगर ये प्रैक्टिस में नहीं है, अगर ये इंप्लीमेंट नहीं किए जा रहे, मतलब ये एक डेड लेटर है, इसको कोई फॉलो ही नहीं कर रहा। सोचो जरा, हम लोगों ने एक नियम बनाया है कि जितने भी लोग हैं उन सभी को अगर ट्रैफिक सिग्नल का पालन करना है, इफ दे आर नॉट डूइंग दिस थिंग दैट मीन्स दिस लॉज आर अ डेड। ये पूरी तरीके से डेड है, इसे कोई फॉलो नहीं कर रहा है। ठीक है, तो इसे प्रॉपरली फॉलो किया जाए, इसे प्रॉपरली इंप्लीमेंट किया जाए, तो हुज रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट? ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज होगी एग्जीक्यूटिव्स की। एग्जीक्यूटिव्स का मतलब होता है जो हमारी सोसाइटीज के अंदर स्पेशली जो सिविल सर्वेंट हो गए, या फिर हम बोल सकते हैं मिनिस्टर्स हो गए, ये सारे लोग ही उन्हीं नियम को फॉलो करवाते हैं। ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी जाती है कि आप इस सारे नियम्स को फॉलो करवाएं। ठीक है, समटाइम लॉ पास्ड बाय द लेजिस्लेटर एंड ऑर्डर मेड बाय द एग्जीक्यूटिव्स आर क्वेश्चन बाय द पीपल। अब कभी कभार क्या होता है कि कुछ नियम तो बना दिए लेजिस्लेटर ने और एग्जीक्यूटिव से फॉलो भी करवा रहे हैं, बट जो कॉमन पीपल्स हैं वो लोग भी इस नियम के ऊपर क्वेश्चंस कर सकते हैं। क्यों क्वेश्चंस कर सकते हैं? क्योंकि वी आर लिविंग इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री, और जो हम लोगों की हमारी कंट्रीज के अंदर भी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कुछ राइट्स दिए गए हैं कि अगर हमारा फंडामेंटल राइट्स कहीं ब्रेक होता है, कहीं टूटता है, तो हम लोग क्या करें? हम लोग वापस जो नियम बने हुए हैं उसके अगेन कोर्ट में भी केस कर सकते हैं अगर वो हमें उससे कहीं प्रॉब्लम होती है। ठीक, इसको मैं आपको डिटेल में समझाता हूँ। ठीक है, द कोर्ट हैज द पावर टू डिसाइड वेदर दे आर इन अकॉर्डेंस विद द कॉन्स्टिट्यूशन और नॉट। और कोर्ट डिसाइड फिर ये करेगा कि जो नियम बने हुए हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग है या नहीं है। मतलब जितने भी नियम बनेंगे उस नियम का एक बेसिक फंडामेंटल ये होता है कि वो कहीं भी किसी भी तरीके से किसी भी सिटीजन के जो फंडामेंटल राइट्स है वो कहीं भी तोड़े ना। फंडामेंटल राइट्स का मतलब क्या होता है? फंडामेंटल राइट्स का मतलब ये होता है कि जैसे फॉर एग्जांपल राइट टू लाइफ, जीने का अधिकार, फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ ओपिनियन, बोलने का अधिकार, या फिर सोचने का अधिकार। इस तरीके से जो राइट्स है, इस तरीके से हमारे फंडामेंटल राइट्स कहीं भी किसी भी तरीके से ब्रेक नहीं होना चाहिए। ठीक है, फिर इसमें इन सारी चीज़ों को ध्यान रखने के लिए कौन है? इन सारी चीज़ों को ध्यान रखने के लिए हमारे यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, और इनके पास पावर है। ये कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर चेक करते हैं कि जो लेजिस्लेचर ने नियम बनाया है वो नियम कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग है या नहीं है। अच्छा, ये वापस मैं बता देता हूँ। द कॉन्स्टिट्यूशन सेज दैट द लेजिस्लेचर्स कैन नॉट, ठीक है ध्यान से सुनना, कैन नॉट मेक अ लॉ विच इज नॉट इन कीपिंग विद द फंडामेंटल राइट्स कंटेन इन पार्ट 3। जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर दे रखा है, उस पार्ट 3 के अंदर मेंशन किया कि जो भी नए नियम बन रहे हैं अगर वो हमारे फंडामेंटल राइट्स के अकॉर्डिंग नहीं है तो पूरी तरीके से कोर्ट्स को राइट है, वो सुप्रीम कोर्ट हो या हाई कोर्ट, उन्हें अधिकार है कि उस नियम को हटा सकते हैं या बैन कर सकते हैं। ऐसी चीज होती है। ठीक है,
ये सारी चीज देखिए। द कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ इम्पोज लिमिट्स ऑन एंजॉयमेंट ऑफ राइट्स, इन अदर वर्ड द लॉ पुट ऑन सम रिस्ट्रिक्शन ऑन एंजॉयमेंट ऑफ राइट्स ऑफ इंडिविजुअल। ठीक है, देखो मैं एक एग्जांपल बता रहा हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आप लोगों को एक राइट दे रखा है कि आप लोग एंजॉयमेंट मीन्स आपको जो करना है, जिस तरीके से लाइफ एंजॉय करना वो कर सकते हो। अब सोचो जरा, एक मैं इसको अलग हट से एग्जांपल बताता हूँ। आपके परिवार में, फैमिली में किसी की शादी है, और शादी है तो आपको पता है कि हमारे यहाँ पे बहुत सारा म्यूजिक, गाने, डांस, सब चीज़ें होती है। और अब सोचो जरा, आप लोग अगर इसी तरीके से म्यूजिक और डांस है और शादी है आपके यहाँ पे, और रात को आप 12 बजे 2 बजे लाउड स्पीकर में बहुत जोर के फुल वॉल्यूम में अगर आप सॉन्ग चला देते हो तो क्या होगा? आप तो ठीक है एंजॉय कर रहे हो, आपको प्रॉब्लम नहीं, लेकिन जो अदर पीपल है, जो सोसाइटीज के लोग हैं, उनका भी तो राइट्स है, उनका भी तो अधिकार है कि हम यहाँ पे आराम से रहें, हमें अभी सोने का अधिकार है, हम अच्छी तरीके से नींद ले सके, ये पूरा अधिकार है। तो ऐसी सिचुएशन में आपको क्या है, गवर्नमेंट ने इस तरीके से एक नियम बना रखा है, स्पेशली शादी में, मैरिज हॉल के रिलेटेड, कि जितने भी जो लोग हैं रात को 10 बजे के बाद इस साउंड लिमिट से ज़्यादा आप लोग माइक से लेके जितने भी डीजे साउंड है उसे बजा नहीं सकते। ये क्यों कर रखा है? क्योंकि इसका रीज़न यही है कि इस एक नियम के कारण, आपकी एक फ्रीडम के कारण अदर सारे लोग जो हैं वो डिस्टर्बेंस हो रहे हैं। इस चीज़ को भी तो उनका भी तो राइट्स है। तो इस तरीके से ये चीज़ यहाँ पे दे रखी है। एक और मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ जहाँ पे क्या हुआ कि जो एग्जीक्यूटिव उन्होंने एक नया नियम पास करा, और सुप्रीम कोर्ट ने जो उनका जो केस था, जो हाई कोर्ट में गया था, उन्होंने उसे फिर कैंसिल भी कर दिया। हुआ क्या था, एक प्रॉब्लम ये थी, स्पेशली मैं बात करूँ, एक विलेज था, और उस विलेज के अंदर क्या था स्पेशली कि वहाँ पे जो लेबर्स थी ना, वो सफिशिएंट लेबर नहीं थी। ठीक है, वापस से बताता हूँ। देखो, इंडिया के अंदर एक विलेज, हम एग्जांपल ले लेते हैं, मान लो कोई सा भी एक विलेज है गांव में, और वहां पे क्या है कि वहां पे सफिशिएंट लेबर, मतलब बहुत सारे जो काम करने के लिए जो लोग थे, किस चीज का काम करना था, स्पेशली एग्रीकल्चर का, तो खेती में मदद कराने के लिए लेबर है नहीं। अब लेबर है नहीं, क्यों नहीं थे लेबर? तो लेबर नहीं होने का रीजन ये था कि उस समय के जो वो लोग थे वो स्पेशली बीड़ी मेकिंग, एक जो बीड़ी मेकिंग जो थी वहां पे उस फैक्ट्रीज में वो काम करते थे। अब सोचो जरा, जब खेती में बहुत सारा काम रहता है, लेबर है नहीं, तो वहां पे क्या करा, जो कमिश्नर्स थे उन्होंने एक नियम पास कर दिया। नियम ये कराया उन्होंने, जो डिप्यूटी कमिश्नर थे, डिप्यूटी कमिश्नर ने नियम ये करा दिया पास कि स्पेशली एग्रीकल्चर सीजन के टाइम पे जितने भी लोग जो है ये बीड़ी मेकिंग फैक्ट्रीज में जो काम कर रहे हैं, इन सभी को वहां पे काम नहीं करना दिया जाएगा। कब? स्पेशली एग्रीकल्चर सीजन के टाइम पे। अभी नियम बना दिया, और इस तरीके से इनको फोर्सफुली रोकने की कोशिश की जा रही थी। और जैसे ही ये लोग फिर केस कोर्ट में गए और कोर्ट में केस हुआ, तो कोर्ट ने इस ऑर्डर को कैंसिल कर दिया गया। क्यों मना कर दिया गया? क्योंकि आप किसी भी, क्योंकि इनके पास कोई रीजन नहीं था, अनरीजनेबल आंसर था, कोई रीजन था नहीं कि क्यों इन्होंने लोगों के ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगा दिया। ये तो फ्रीडम है ना लोगों का, कह रही कि उनको कहाँ पे, किस ऑक्यूपेशन में, किस ट्रेड में या किस बिजनेस में उन्हें वर्क करना है। सो दैट इज द राइट्स गिवन बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। तो यही जो राइट्स है जो कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा दिए गए हैं, ये तो लोगों का राइट है, उनका खुद का अधिकार है कि उन्हें खेती में जाके या किसी के खेत पे जाके काम करना है, या कि उन्हें बीड़ी बनाना है, फैक्ट्री में जाके वर्क करना। दैट शुड बी डिसाइडेड बाय द पीपल, दैट इज द फ्रीडम एंड दैट cannot be restricted by the any others force. So that's why कोर्ट ने इस चीज को, जो रेस्ट्रिक्शन था उसको बैन कर दिया गया, और इस तरीके से इसको एक पॉजिटिव तरीके से दिया गया। तो ये जो राइट्स जो कॉन्स्टिट्यूशन दिए जाते हैं, इस तरीके से हम लोगों को इसका बेनिफिट मिलता है। जो हमारे यहाँ पे अगर हम बात करें तो हमारे यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट होता है, हमारे यहाँ पे अगर हम बात करें हाई कोर्ट होता है, हमारे यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होता है, जो अलग अलग डिफरेंट लेवल पे सारे कोर्ट्स होते हैं। तो आज जो हम लोगों ने इस पूरे टॉपिक में देखा वो हम यहीं पे कंप्लीट कर रहे हैं। एक बार मैं वापस से रिवाइज कर देता हूँ कि हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा है, क्विक रिक्यू हो जाएगा, आप लोगों को समझ में आ जाएगा। सबसे पहले हम लोगों ने देखा कॉन्स्टिट्यूशन। तो कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है? कॉन्स्टिट्यूशन मीन्स दैट, कॉन्स्टिट्यूशन का मीनिंग ये हो गया है, कॉन्स्टिट्यूशन इज द रिटन लॉ ऑफ द लैंड। एक रिटन लॉ है, बने हुए हैं, ठीक है। इट इज ऑन द बेसिस ऑफ प्रोविजंस कंटेन्स इन अ कॉन्स्टिट्यूशन दैट गवर्नेंस इन अ कंट्री इज कैरिड आउट। जो कंट्री में इजीली गवर्नमेंट को वर्क करने के लिए बहुत इजी होता है। सेकंड नंबर पे हम लोगों ने देखा अमेंडमेंट की। कॉन्स्टिट्यूशन में जो चेंज किया जाता है वो किसके थ्रू किया जा सकता है? वो अमेंडमेंट के थ्रू। और अमेंडमेंट की प्रॉपर डेफिनेशन क्या होगी? उसकी डेफिनेशन ये होगी, द प्रोसेस वेयर बाय अ चेंज बी ब्रॉट अबाउट इन अ कॉन्स्टिट्यूशन, इट मेंशन्स इन अ कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ। ये खुद कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर भी मेंशन किया गया है। चेंजेस इन द कॉन्स्टिट्यूशन आर मेड थ्रू अ प्रोसेस नोन एज अ अमेंडमेंट। अमेंडमेंट देखा। थर्ड हम लोगों ने प्रीएम्बल्स देखा था। प्रीएम्बल्स का मतलब ये होता है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन का जो बेसिक एम या जो कॉन्स्टिट्यूशन का पूरा
डिस्क्रिप्शन, एक या इंट्रोडक्शन बोल सकता हूँ, जो उसके फ्रंट पेज पे होता है उसे हम प्रेम्बल बोलते हैं। फिर हम लोगों ने देखा कि वाई आर द लॉज रिक्वायर्ड, नियम हम लोगों के लिए क्यों रिक्वायरमेंट। इसमें हम लोगों ने 3 अलग अलग तरीके से केस देखे थे। हम लोगों ने एक सती वाला केस पूरा डिटेल में एक्सप्लेन करा था, हम लोगों ने देखा। हम लोगों ने ST एक्ट जो है उसको भी हम लोगों ने देखा है। यहाँ पे हम लोगों ने यहाँ पे जो है PNDT वो भी देखा। आप लोगों को याद होगा, रेगुलेशन एंड प्रिवेंशन ऑफ मिसयूज जो एक्ट था वो हम लोगों ने देखा यहाँ पे। इसके साथ साथ हम लोगों ने जो प्रोहिबिटेड जो इनडिसेंट प्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन है वो हम लोगों ने यहाँ पे देखा। फिर हम लोगों ने यहाँ पे देखा कि द रोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इन डिटरमाइनिंग द अथॉरिटीज ऑफ द लॉ, कैसे अथॉरिटीज डिसाइड करेगी कि ये नियम सही है या गलत है, वो चीज़ देखी। और लास्ट में हम लोगों ने एक एग्जाम्पल देखा, जो बीडी मेकिंग का जो प्रोसेस था, जो डिप्यूटी कमिश्नर जो उस नियम को लगाते, तो वो भी चीज़ हम लोगों ने यहाँ पे देखी है। सो आज हमारा टॉपिक हम यहीं पे कंप्लीट करते हैं। अब इसके बाद अपन देखते हैं इस ऑनलाइन सेशन में, अगर आपको कुछ डाउट होता है तो अपन यहाँ पे डिस्कस करते हैं। थैंक यू सो मच।